हेलो व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम सेरिबेलम के बारे में जानेंगे। सेरिबेलम हमारे मस्तिष्क का एक बहुत ही जटिल हिस्सा है। वो इस प्रकार से कि अगर पूरे मस्तिष्क के मास की बात करें तो ये सिर्फ 10% है पूरे मस्तिष्क का। लेकिन पूरे मस्तिष्क में जो करोड़ों न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उसमें आधे से ज्यादा न्यूरॉन्स अकेले सेरिबेलम में पाए जाते हैं। यानी इसके कार्य काफी जटिल किस्म के हैं, इसीलिए बहुत सारे न्यूरॉन्स इसमें शामिल होते हैं। हमारे सेरिबेलम को 3 मुख्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। पहला, हमारे फ्रंटल लोब में जो प्राइमरी और सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स हैं वहां से। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स जो फ्रंटल लोब का हिस्सा होते हैं, वो हमारे शरीर में क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या मूवमेंट संबंधी चीजें हो रही हैं, उसका हिसाब रखते हैं। तो ये जानकारी कि शरीर में क्या मोशन हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या गतिविधियां हो रही हैं, ये सारी जानकारी फ्रंटल लोब में प्रोसेस होती है और वहां से एक इनपुट सेरिबेलम को भी आता है। दूसरा स्रोत जो है जानकारी का, वो आता है ब्रेन स्टेम के मोटर न्यूक्लियाई से। ब्रेन स्टेम भी मोटर मूवमेंट्स में भूमिका निभाता है और वहां के मोटर न्यूक्लियाई सेरिबेलम को जानकारी भेजते हैं। और तीसरा स्रोत जो है वो है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स और वेस्टिबुलर सिस्टम से, जो मोटर रिस्पॉन्सेस के बारे में सेरिबेलम को फीडबैक आता है। यानी शरीर में क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या मूवमेंट हो रहा है, उससे संबंधित जानकारियां। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ये हिस्सा हमारे ब्रेन के पैराइटल लोब में होता है, जो फ्रंटल लोब के ठीक पीछे स्थित है। वहां से भी इंफॉर्मेशन आती है सेरिबेलम में, और साथ ही वेस्टिबुलर सिस्टम से। वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो बॉडी का संतुलन या बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। ये हमारे कानों के अंदर होता है। तो वेस्टिबुलर सिस्टम से भी इंफॉर्मेशन आती है सेरिबेलम को कि बॉडी की अभी करंट पोजीशन क्या है, किस अवस्था में है, कितने संतुलन में या असंतुलन में शरीर है। और सेरिबेलम इन तीनों स्रोतों से जो जानकारी हासिल हो रही है उनको आपस में कंपेयर करता है, उनकी तुलना करता है। और शरीर में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, अगर वो निश्चित तरीके से जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही हैं, उससे अलग जा रही हैं, तो उनको इन्हीं 3 सोर्स से प्राप्त जानकारियों के आधार पे करेक्ट करता है, ठीक करता है। और इस तरह से सेरिबेलम एक बहुत मुख्य भूमिका निभाता है हमारी मोटर लर्निंग में भी। यानी जो गतिकीय अधिगम हमारे होते हैं, जो मोशन या मूवमेंट संबंधी लर्निंग हमारी होती है, जो नई चीजें हम सीखते हैं, उसमें भी सेरिबेलम का रोल होता है। खासकर जब हमें कोई मूवमेंट एक निश्चित क्रम में करना हो, एक खास सीक्वेंस में करना हो, और टाइमिंग वहां बड़ी जरूरी हो कि किस समय में कितने देर में कौन सा स्टेप करना है, किस क्रम में चीजें करनी है। तो इस तरह की लर्निंग में सेरिबेलम की खास भूमिका होती है। आइए अब बात करते हैं सेरिबेलम के डिविजन्स की। यानी सेरिबेलम में कितने भाग बटे हुए हैं। सेरिबेलम की संरचना का जो डिवीजन है, जो भाग बटे हुए हैं उसमें, तो संरचना के आधार पर एक अलग तरह से हिस्से बांटे जाते हैं। और जब हम इसके कार्यों की बात करते हैं तो कुछ अलग तरह से डिवीजन होते हैं। पहले संरचना के आधार पे बात कर लेते हैं। तो सेरिबेलम में 2 मुख्य फिशर पाए जाते हैं। फिशर क्या है? तो आप याद कीजिए कि हमारा ब्रेन जो है उसकी सतह स्मूथ नहीं है, उसमें कई उभार हैं, कई गहराइयां हैं। जो उभार वाले हिस्से हैं उन्हें हम जाइरस कहते हैं, या बहुवचन में कहें तो जायराई। और जो गहराइयों वाले हिस्से हैं उसे सल्कस कहते हैं, या बहुवचन में सल्साई। पर ब्रेन के कुछ सल्साई कुछ ज्यादा ही गहरे होते हैं, इन्हें हम फिशर का नाम देते हैं। तो सेरिबेलम में 2 मुख्य तरह से आप देख सकते हैं, 2 मुख्य फिशर होते हैं।
जो सेरिबेलम की संरचना को अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं। इसमें से पहला प्रमुख फिशर जो है, उसे कहते हैं पोस्ट्रोलेटरल फिशर। ये सेरिबेलम की सरफेस को, उसकी सतह को 2 भागों में बांटता है। पूरे सेरिबेलम को नहीं, एक निश्चित एरिया के हिस्से को 2 भागों में बांटता है, जिसको एक भाग को कहते हैं फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब और दूसरे भाग को कहते हैं कॉर्पस सेरिबेलाई। इस चित्र में अभी आपको ये फिशर और ये 2 भाग नहीं दिख रहे हैं, अगले चित्र में हम देखेंगे। और दूसरा फिशर जो है उसे कहते हैं प्राइमरी फिशर। ये कॉर्पस सेरिबेलाई को भी 2 भागों में बांटता है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो पोस्ट्रोलेटरल फिशर सेरिबेलम को 2 भागों में बांट रहा है, फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब और कॉर्पस सेरिबेलाई। और फिर प्राइमरी फिशर इस कॉर्पस सेरिबेलाई को 2 हिस्सों में विभाजित करता है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। यहाँ तस्वीर में आप देख पा रहे हैं प्राइमरी फिशर दिखाया गया है। और प्राइमरी फिशर जिन 2 भागों में बांट रहा है कॉर्पस सेरिबेलाई को, वो 2 हिस्से भी यहाँ देख पा रहे हैं आप। एंटीरियर लोब जो कि यहाँ लाल रंग से दिखाया गया है, जो छोटा होता है आकार में, और पीछे का एक ज्यादा बड़ा हिस्सा जो गुलाबी रंग में यहाँ है, पोस्टीरियर लोब। तो ये प्राइमरी फिशर कॉर्पस सेरिबेलाई को एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब में विभाजित करता है। यानी एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को मिलाकर कहें तो इसके लिए शब्द है कॉर्पस सेरिबेलाई। एक और तरह का विभाजन आप देख सकते हैं। अगर लंबाई में हम देखें तो सेरिबेलम में बीचों बीच मीडियल तौर पे एक हिस्सा आता है जिसका नाम है वर्मिस। ये पीले रंग में यहाँ आप देख पा रहे हैं चित्र में। वर्मिस की संरचना और उसका आकार कुछ इस प्रकार का है, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा है। वर्मिस वर्म के लिए जो लैटिन शब्द है उससे बना शब्द है। वर्म यानी कीड़ा, और इसकी संरचना थोड़ी कैटरपिलर जैसी है, कीड़े जैसी है। इस वजह से इसका नाम वर्मिस पड़ा है। तो बीचों बीच इस तरह लंबाई में वर्मिस आता है। वर्मिस के तुरंत दोनों तरफ की बात करें तो लंबाई में ही कुछ हिस्सा आता है जिसको इंटरमीडिएट जोन कहते हैं। और उसके अलावा जितना भी बचा हुआ हिस्सा हुआ दोनों तरफ सेरिबेलम का, उसे लेटरल हेमिस्फीयर का नाम दिया जाता है। हालांकि जो पहला डिवीजन हमने बात की है, 2 फिशर्स के आधार पर अलग अलग हिस्से जो बटे हुए हैं, वो ज्यादा प्रमुख विभाजन है सेरिबेलम का। आइए आगे के स्लाइड में देखते हैं कि ये पोस्ट्रोलेटरल फिशर किस प्रकार से फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब और कॉर्पस सेरिबेलाई को विभाजित करता है। तो यहाँ इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, पहले चित्र में मिड सैजिटल सेक्शन सेरिबेलम का दिया हुआ है, यानी लंबाई में उसे काटा गया है बीचों बीच इस तरह से कि लेफ्ट हेमिस्फीयर का सेरिबेलम हट गया है और राइट हेमिस्फीयर वाला सेरिबेलम जो है वो हमें अंदर से दिखाई दे रहा है कि अंदरूनी हिस्से में ये कैसा दिखता है। और दाईं तरफ जो चित्र देख रहे हैं इसी को खोल कर रख दिया गया है, मतलब फैला दिया गया है सेरिबेलम को। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो ऊपर का हिस्सा है एंटीरियर लोब, वो पर्पल कलर में शो किया है। नीचे पोस्टीरियर लोब है जो ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है। और बीच में इसके है प्राइमरी फिशर जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को विभाजित करता है, जैसा हमने भी पिछले चित्र में देखा। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये प्राइमरी फिशर तो आपने पिछले चित्र में भी देखा था, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को विभाजित करता है। लेकिन बिल्कुल अंदर के हिस्से में आपको ये ऑरेंज कलर में एक लोब दिख रहा है जिसको फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब कहते हैं। और वो फिशर जो इस फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब को पोस्टीरियर लोब से विभाजित कर रहा है, उसे पोस्ट्रोलेटरल फिशर कहते हैं। अभी हमने देखा कि फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब को कॉर्पस सेरिबेलाई से अलग करने वाले फिशर को पोस्ट्रोलेटरल फिशर कहते हैं, जो कि सही है, क्योंकि फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब के अलावा जितना भी बाकी बचा हिस्सा है, यानी एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब सेरिबेलम के, ये दोनों मिलाकर ही कॉर्पस सेरिबेलाई कहे जाते हैं। तो या तो आप कह लीजिए कि पोस्ट्रोलेटरल फिशर फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब को पोस्टीरियर लोब से अलग कर रहा है,
या कह लीजिए कि पोस्टरोलेटरल फिशर फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब को कॉर्पस सेरिबेलाई से अलग कर रहा है। इसीलिए पिछले वाले चित्र में हमें ये फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अगर बाहर से आप देखेंगे सेरिबेलम को तो बाहरी सतह पर ये नहीं दिखेगा, ये अंदरूनी हिस्से में होता है। तो जब तक से आप एक क्रॉस सेक्शन नहीं लेंगे सेरिबेलम का, एक मिड सेजिटल सेक्शन नहीं लेंगे, तब तक से ये हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ दाईं तरफ आप देखिए तो आपको दिख रहा है कि वर्मिस की जगह कहाँ है, जहाँ हमने देखा था कि वो वर्म जैसी संरचना येलो कलर में थी पिछले चित्र में, वही वर्मिस को यहाँ खोल कर रखा हुआ है। तो बीचों बीच ये डॉटेड लाइंस जो दिखा रही है वहां दिखा रहा है कि वो वर्मिस की जगह है, और बाकी उसके दोनों तरफ बचे हुए जो हिस्से हैं वो लेटरल हेमिस्फीयर है। वर्मिस के तुरंत दाईं और बाईं तरफ थोड़ा सा हिस्सा होता है लंबाई में, जिसे इंटरमीडिएट जोन कहते हैं, और फिर उसके अलावा बचा हुआ हिस्सा लेटरल हेमिस्फीयर कहलाता है। हालांकि कोई ऐसी संरचना के तौर पर ऐसा कोई निशान या कोई जगह नहीं है जो इंटरमीडिएट जोन को लेटरल हेमिस्फीयर से अलग करता हो। और इस दाएं तरफ के चित्र में आप देख पा रहे हैं नीचे कि क्यों ये फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब का ऐसा नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें जो दो हिस्से दिख रहे हैं आपको, ये खुले रहने पर इस तरह का दिख रहा है, दो हाथ नुमा संरचना है, उसे फ्लोक्यूलस कहते हैं, और जो बीच का हिस्सा है वो नोड्यूलस कहलाता है। तो साथ में ये मिलाकर नाम हो गया फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। ये सेरिबेलम के कुछ पार्ट्स देख पा रहे हैं आप। पहले चित्र में प्राइमरी फिशर कहाँ से होकर गया है ये दिखाया जा रहा है। दूसरे में आप वर्मिस देख पा रहे हैं, रेड कलर में जो शेडेड है, बीचों बीच की संरचना, और दोनों तरफ लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर आपको दिख रहे हैं सेरिबेलम के। और यहाँ नीचे वाले चित्र में, तीसरे चित्र में, आप देख पा रहे हैं रेड कलर में शेड किया हुआ एंटीरियर लोब। ये वो हिस्सा है जो प्राइमरी फिशर के ऊपर का हिस्सा है, और ये काफी छोटा हिस्सा होता है, बाकी बचा हुआ हिस्सा पोस्टीरियर लोब में आता है। ये भी एक क्रॉस सेक्शन आप देख पा रहे हैं जो सैजिटल सेक्शन है सेरिबेलम का। यहाँ भी आप बहुत साफ तौर पे देख पा रहे हैं एंटीरियर लोब, जो कि थोड़ा ग्रेइश कलर में शेड किया हुआ है, येलो कलर में पोस्टीरियर लोब, और बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में छोटा सा फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब, जो कि अगर आप सेरिबेलम को ऊपर से देखते तो वो हिस्सा दिखाई नहीं देता, ये क्रॉस सेक्शन में ही दिख पाता है। आइए बात करते हैं सेरिबेलर न्यूक्लियाई की। तो सेरिबेलम को इनपुट कहाँ से मिलता है, ये तीन स्रोत जो होते हैं वो तो अभी हमने देखे थोड़ी देर पहले। अब जानते हैं कि सेरिबेलम आउटपुट कहाँ भेजता है, जानकारियां किन ब्रेन के पार्ट्स को भेजता है। तो सेरिबेलम के जो भी आउटपुट होते हैं उन सब की उत्पत्ति होती है सेरिबेलर डीप न्यूक्लियाई में। नाम का अर्थ समझते हैं, सेरिबेलम के न्यूक्लियाई इसलिए सेरिबेलर, डीप न्यूक्लियाई क्योंकि गहराइयों में स्थित होते हैं, डीप में स्थित होते हैं इसलिए, और न्यूक्लियाई बहुवचन है न्यूक्लियस का, जिसका अर्थ होता है कि सेरिबेलम या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसका सेरिबेलम भी हिस्सा है, उसमें जब कई सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज का कलेक्शन, इनका समूह मिलकर कोई कार्य करता है, तो उस बंडल को, उस कलेक्शन को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसका ही बहुवचन होता है न्यूक्लियाई। तो सेरिबेलर डीप न्यूक्लियाई से ही सभी प्रकार के सेरिबेलम के आउटपुट की उत्पत्ति होती है। इसीलिए अगर ये डीप न्यूक्लियाई डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, लेजन हो जाए इसमें, तो उसका वही प्रभाव आएगा जैसे पूरा का पूरा सेरिबेलम ही क्षतिग्रस्त हो गया हो, क्योंकि जो आउटपुट देता है, भेजता है सेरिबेलम दूसरे हिस्सों को ब्रेन के, वो यहीं से उत्पन्न होते हैं डीप न्यूक्लियाई से, और ये डैमेज हो गए तो सेरिबेलम कहीं आउटपुट भेज ही नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल इनका डैमेज होना वैसा ही है जैसे कि पूरा पूरा सेरिबेलम ही डैमेज हो गया हो। अब बात करेंगे सेरिबेलर पेडंकल्स की। ये पेडंकल्स क्या हैं? ये फाइबर के बंडल्स होते हैं जो सेरिबेलम में इंफॉर्मेशन ले आते हैं, और सेरिबेलम से इंफॉर्मेशन दूसरे ब्रेन पार्ट्स को ले जाते हैं। ये होते क्या हैं फाइबर बंडल्स? तो जैसा अभी हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब
न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज का कलेक्शन को एक निश्चित कार्य करता है, एक बंडल बना लेता है, तो उसे न्यूक्लियस कहते हैं, या बहुवचन में न्यूक्लियाई। इसी तरह जब इन न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलकर एक कलेक्शन बना लेते हैं, एक बंडल बना लेते हैं, तो उसे फाइबर बंडल कहा गया है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका नाम है ट्रैक्ट। तो ये सेरिबेलर पेडंकल्स कुछ और नहीं, ट्रैक्ट्स हैं, जो कि इंफॉर्मेशन या तो ले आते हैं सेरिबेलम में या वहां से ले जाते हैं। और सेरिबेलम में ये सेरिबेलर पेडंकल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, जिसे रेस्टिफॉर्म बॉडी का भी नाम दिया गया है। ये जो पेडंकल है, इसमें 2 तरह के फाइबर्स आते हैं, एफरेंट फाइबर्स मेड्यूला से, और इफरेंट फाइबर्स वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को जाते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम में जो होता है, जो हमारा बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है। तो ये एफरेंट और इफरेंट शब्द क्या है, ये पहले समझ लेना होगा। एफरेंट नर्व्स, इफरेंट नर्व्स, एफरेंट ट्रैक्ट, इफरेंट ट्रैक्ट, ये शब्द आएंगे कई बार और इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो एफरेंट शब्द जब भी आए, इसको याद रखने का तरीका है कि एफरेंट, ए फॉर एफरेंट, ए फॉर अप्रोचिंग, अप्रोच करना, जो आ रहा है किसी चीज की तरफ। तो अगर मान लीजिए हम सेरिबेलम के संदर्भ में बात कर रहे हैं और हम कहें कि सेरिबेलम के एफरेंट फाइबर्स, तो इसका मतलब होगा कि सेरिबेलम को अप्रोच करने वाले फाइबर्स, मतलब उस तक जानकारी ले आने वाले फाइबर्स जो हैं, उन्हें एफरेंट फाइबर्स कहा जाएगा। और जब एक पर्टिकुलर ब्रेन पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं और इफरेंट शब्द का प्रयोग करें, तो इफरेंट, ई फॉर इफरेंट, ई से आप याद रखें एस्केप, भागना, दूर जाना। तो इफरेंट अगर हम बोल रहे हैं सेरिबेलम के संदर्भ में, मतलब वहां से दूर जाना, या वहां से आउटपुट जो लेके जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन दूर ले जा रहा है, किसी और ब्रेन के हिस्से में ले जा रहा है, उसे हम कहेंगे इफरेंट फाइबर। तो यहाँ इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में जब हम कह रहे हैं कि एफरेंट फाइबर्स मेड्यूला के होते हैं और इफरेंट होते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के, तो इसका मतलब हुआ कि मेड्यूला से इंफॉर्मेशन आ रही है सेरिबेलम में, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को इंफॉर्मेशन सेरिबेलम भेज रहा है। और ये 2 तरह के फाइबर बंडल, 2 तरह के ट्रैक्ट्स जो ये काम करते हैं, इनको ग्रुप में एक साथ कंबाइंड वे में हम इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल कहते हैं, या एक और नाम है इसका रेस्टिफॉर्म बॉडी। इसी तरह से दूसरा है मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, जिसका एक और नाम है ब्रैकियम पॉन्टिस, और इसमें मुख्यतः एफरेंट्स होते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई से। एफरेंट्स यानी ये इंफॉर्मेशन ले आ रहे हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई से सेरिबेलम के पास। और तीसरा हिस्सा है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, जिसका एक और नाम है ब्रैकियम कंजंक्टिवम। इसमें इफरेंट फाइबर्स सेरिबेलर न्यूक्लियाई के होते हैं और एफरेंट्स स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के होते हैं। तो अभी तक हमने सेरिबेलम की जो जानकारी देखी, वो मुख्य रूप से इसके स्ट्रक्चर को लेकर, इसकी संरचना को लेकर थी। अब हम देखेंगे कि सेरिबेलम को किन भागों में बांटा गया है कार्यों के आधार पर, फंक्शंस के आधार पर। फंक्शंस के आधार पर इसका अलग डिवीजन होता है, और फंक्शंस के आधार पे भी ये 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम, स्पाइनो सेरिबेलम और सेरिब्रो सेरिबेलम। सबसे पहले शुरू करते हैं वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम से। वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम के अंतर्गत जो हिस्से आते हैं सेरिबेलम के, वो हैं फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब और लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से इस हिस्से के जो भी कनेक्शंस हैं वो। यहाँ आप दाईं तरफ इस चित्र में देख पा रहे हैं, जो हरे रंग में शेड किया हुआ हिस्सा है, ये सारा वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम का हिस्सा है, जिसमें पूरा फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब आता है, और कुछ ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है जो कि फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब ही है, लेकिन ये खोल कर रखा हुआ है सेरिबेलम, बीच में से अगर मोड़ दीजिए इसको तो उस तरह की संरचना होती है, खुला हुआ है इस तरह, इसलिए ऐसा दिख रहा है।
अगर इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन के क्रम में मतलब जैसे-जैसे हम लोग नीचे के जीवों से ऊपर बढ़ते-बढ़ते फिर इंसान का निर्माण हुआ, उस क्रम में अगर बात करें तो वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम जो है, वो सेरिबेलम का सबसे पुराना हिस्सा है। यानी जो निचले जीव होंगे, उनमें भी आपको ये हिस्सा मिल जाएगा, वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम का। और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम वेस्टिब्यूलर रिफ्लेक्सेस में अपनी भूमिका निभाता है। तो उसका काम क्या है? वेस्टिब्यूलर रिफ्लेक्सेस और पोस्चुरल मेंटेनेंस, हमारा बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना। तो वेस्टिब्यूलर रिफ्लेक्सेस जैसे कि वेस्टिब्यूलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स होता है। तो वेस्टिब्यूलर रिफ्लेक्सेस वेस्टिब्यूलर सिस्टम से नाम बना है, जो कि हमारे बॉडी के बैलेंस को दर्शाता है। और वेस्टिब्यूलर रिफ्लेक्सेस यानी कभी अचानक आपका बॉडी का बैलेंस गड़बड़ होता है, तो तुरंत आप बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपने हाथ पैरों से। वो क्यों होता है? वो रिफ्लेक्स होता है, ऑटोमेटिकली वो चीज होती है, और वो आपका वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। जैसा एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, वेस्टिब्यूलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। जैसे आप किसी चीज को अगर देख रहे हो और आपके सर की पोजीशन चेंज हो, आपका सिर घूमे या किसी दिशा में आप झुका ले सिर को या मूव करें, लेकिन आपकी आंखें टिकी रहती हैं उस चीज पर जिसको आप देख रहे हैं। तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि आपके सर के घूमने के साथ आपकी लाइन ऑफ साइट नहीं चेंज होती है, आंखें जिस चीज को आप देख रहे हैं उस पर फिक्स रख पाते हैं। ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इस तरह के रिफ्लेक्सेस और अन्य रिफ्लेक्सेस जहाँ पे बॉडी को बैलेंस रखने की जरूरत होती है, और बॉडी का बैलेंस जैसे ही गड़बड़ होता है फिर से उसको करेक्ट करने का ऑटोमेटिक प्रयास होता है। जैसे अगर आप चलते-चलते लड़खड़ा जाएँ, तुरंत आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ऑटोमैटिक बिना सोचे वो होता है, अपने आप होता है, आपके हाथ फैल जाएँगे, पैर आप एक निश्चित पोज़ीशन में कर लेंगे कि बैलेंस हो जाए। तो इस तरह के रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, और हमारा बॉडी का पोस्चर जब हम मेंटेन करते हैं, बैलेंस बिगड़ने पे, तो ये सब वेस्टिब्युलर रिफ्लेक्सेस के अंतर्गत आता है, और ये कार्य वेस्टिब्युलो सेरिबेलम देखता है, वो कंट्रोल करता है कि कैसे जो पोस्चर है हमारा, जो बॉडी का बैलेंस है, वो बना रहे। दूसरा हिस्सा है स्पाइनोसेरिबेलम। इसके अंतर्गत वर्मिस आता है और इंटरमीडिएट जोन्स जो हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स के, साथ ही फेस्टिजियल और इंटरपोज्ड न्यूक्लियाई। ये चित्र में न्यूक्लियाई देखना संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, लेकिन आपको नाम जानना चाहिए कि वर्मिस जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्पल शेड में जो दिखाया हुआ है, इंटरमीडिएट जोन्स, और इसके अलावा फेस्टिजियल और इंटरपोज न्यूक्लियाई इसमें शामिल होते हैं स्पाइनोसेरिबेलम में। और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, स्पाइनोसेरिबेलम से, इसमें इनपुट आता है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट से, और ये हिस्सा आउटपुट भेजता है रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल और रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट को। इस हिस्से का कार्य क्या है? तो कार्य ये करता है कि जो मोटर कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी की, जो मूवमेंट संबंधी, गति संबंधी, पोजीशन संबंधी कंट्रोल है, ये हिस्सा वो काम करता है सेंसरी इनपुट के साथ। यानी आपकी दृष्टि से जो जानकारी मिल रही है, आपके कानों से जो जानकारी मिल रही है, टच टच का जो सेंसेशन मिल रहा है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर उसके आधार पर जो मूवमेंट हो रहे हैं बॉडी की, उसको इंटीग्रेट करता है, उसको एक समन्वय बैठाता है, सिंक में कर, कि क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से किस तरह से बैलेंस करना है। जैसे सपोज आप पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हो या थोड़ी ऊंची जगह चढ़ाई कर रहे हो, तो आप आंखों से देख पाते हैं कहाँ पे गहराई है, कहाँ पर ऊंचाई है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक बैलेंस बनाते हुए बॉडी का चल पाते हैं। तो ये काम मेनली कौन कर रहा है? स्पाइनोसेरिबेलम, क्योंकि वो सेंसरी इंफॉर्मेशन से आपका मोटर मूवमेंट कोऑर्डिनेट कर रहा है, और उसके हिसाब से सेंसरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके मूवमेंट्स को एडजस्ट कर रहा है। तो ये मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही मुख्य हिस्सा हो जाता है। और तीसरा और बड़ा हिस्सा है सेरिब्रोसेरिबेलम। ये हिस्सा फंक्शन के आधार पे अगर बात करें तो सेरिबेलम का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का
कनेक्शन, यानी जो लेटरल हेमिस्फीयर है सेरिबेलम के वो इसमें शामिल है और डेंटेट न्यूक्लियाई, और इन दोनों हिस्सों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है सेरिब्रम से या सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। ये कनेक्शंस जो होते हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं सेरिबेलम के लेटरल हेमिस्फीयर और डेंटेट न्यूक्लियाई के सेरिबेलम से सेरिब्रम से, सॉरी, यानी सेरिबेलर कॉर्टेक्स से। और ये कनेक्शंस होते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई और वेंट्रोलेटरल थैलेमस के द्वारा। तो सेरिब्रो सेरिबेलम जैसे नाम से भी लग रहा है, सेरिब्रो सेरिबेलम क्योंकि सेरिब्रम से कनेक्टेड पार्ट है सेरिबेलम का, इसलिए इसका मुख्य काम होता है जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनकी प्लानिंग करना, उनकी टाइमिंग देखना कि सही समय पर सही मूवमेंट हो पा रहा है कि नहीं, और प्लानिंग करना कि किस क्रम में क्या मूवमेंट होगा, पहले क्या होगा, फिर क्या करेंगे, इस तरह से। और क्योंकि ये सेरिब्रम से कनेक्टेड है, जो वो हिस्सा है जो हमारे थिंकिंग, रीजनिंग और दस तरह की कॉग्निटिव कैपेसिटीज जो हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो सेरिब्रो सेरिबेलम मुख्य रूप से कॉग्निटिव फंक्शंस में भी भूमिका निभाता है। अब आइए कुछ बात करते हैं सेरिबेलम के फंक्शंस की कि इसके मुख्य कार्य क्या-क्या हैं। ऐसे तो हमने अलग-अलग हिस्सों के कुछ कार्य देखे, लेकिन ओवरऑल पूरी तरह से सेरिबेलम कितने प्रकार के अलग-अलग कार्य करता है। सबसे पहला फंक्शन तो है बॉडी का बैलेंस बनाना और पोस्चर बनाना। तो सेरिबेलम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये है कि वो बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में, संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो सेरिबेलम को इनपुट मिलता है वेस्टिबुलर रिसेप्टर से, यानी वेस्टिबुलर सिस्टम से, जो हमारे कानों में होता है, जो बॉडी के बैलेंस की जानकारी लेता है। और प्रोप्रायोसेप्टर्स, ये वो पार्ट्स हैं जो कि बॉडी के पोजीशन की जानकारी देते हैं कि बॉडी किस अवस्था में है, क्या सीधी खड़ी है, क्या एक निश्चित कोण पे झुकी हुई है, ज्यादा झुकी है, कम झुकी है। तो बॉडी की पोजीशन क्या है, बॉडी के अलग अलग अंगों की पोजीशन क्या है, हाथ पैर किस पोजीशन में है, ये सारी जानकारी प्रोप्रायोसेप्टर्स में होती है। और ये जानकारी प्रोप्रायोसेप्टर्स भेजते हैं सेरिबेलम को। तो वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स और प्रोप्रायोसेप्टर्स से जो जानकारी आती है उसके आधार पर सेरिबेलम बॉडी की पोजीशन चेंज करता है, या मसल्स जो है बॉडी के अलग अलग हिस्सों के, उस पर कितना लोड है, कितना वजन है, उन चीजों को चेंज करता है ताकि बॉडी सही बैलेंस में बनी रहे। जिन लोगों में सेरिबेलम में डैमेज हो जाता है उनको बैलेंस डिसऑर्डर हो जाता है, संतुलन उनका सही मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो कुछ और कंपेंसेटरी मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं बैलेंस बनाए रखने के लिए। जैसे वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं चलेंगे, वो पैरों के बीच में काफी दूरी रखते हुए, गैप रखते हुए चलेंगे ताकि बैलेंस उनका बना रहे, क्योंकि सेरिबेलम ठीक से काम नहीं कर रहा, बॉडी पोजीशंस की जानकारी नहीं दे पा रहा, तो वो गिर सकते हैं, उनका बैलेंस जल्दी बिगड़ सकता है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, उस परेशानी से निजात पाने के लिए, उसको कुछ हद तक संभाल लेने के लिए वो कुछ और स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जैसे सहारा लेके चलने की कोशिश करना हमेशा, या पैरों के बीच में काफी दूरी रखकर चलने की कोशिश करना ताकि बैलेंस दूसरे माध्यमों से बनाया रखा जा सके। सेरिबेलम का दूसरा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। हमारे शरीर में हम जितनी भी मूवमेंट्स करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उसमें कई सारी मांसपेशियां एक साथ शामिल होती हैं और एक निश्चित क्रम में शामिल होती हैं। पहले कोई मसल एक्ट करती है, फिर दूसरी करती है, फिर तीसरी, और ये बड़े कोऑर्डिनेशन में होता है। इस तरह की ये ब्रेक नहीं पता चलता कि पहले कौन सी मसल इन्वॉल्व हुई, फिर कौन सी हुई। एक निश्चित कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम होता है। और एक मुख्य कार्य जो सेरिबेलम का है वो यही है कि अलग-अलग मसल्स को इस तरह से कोऑर्डिनेट करना, इस तरह उनका समन्वय बैठाना कि सही समय पर और सही शक्ति, सही फोर्स के साथ कोई कार्य हो पाए, ताकि जो बॉडी के मूवमेंट हो रहे हैं वो स्मूथ हो, जर्की ना हो, झटकेदार मूवमेंट्स नहीं हो, स्मूथ किस्म के मूवमेंट्स। तीसरा फंक्शन जो है सेरिबेलम का वो विजन संबंधित है,
क्योंकि सेरिबेलम मोटर मूवमेंट्स के लिए उत्तरदायी पार्ट है और विजन यानी दृष्टि का जो हमारा काम है, जो देखने का काम है, उसमें भी आई मूवमेंट्स शामिल होती हैं। आँखों की पुतलियाँ भी घूमती हैं। उसमें भी सेरिबेलम अपना योगदान देता है कि वो कोऑर्डिनेट करता है आईज़ के मूवमेंट को। उनमें भी समन्वय बैठाता है, एक तारतम्य बैठाता है कि कैसे आँखों का मूवमेंट होगा। चौथा फंक्शन इसका है मोटर लर्निंग। तो सेरिबेलम न सिर्फ मोटर फंक्शन कंट्रोल करता है बल्कि मोटर लर्निंग या मोटर संबंधी मूवमेंट संबंधी जो गतिविधियां हैं उनको सीखना, उनकी लर्निंग करना, इसमें भी रोल निभाता है। तो किस प्रकार से मूवमेंट्स सटीक किस्म से हो, सही मूवमेंट हो, कैसे उनको एडजस्ट किया जाए, कैसे उनकी फाइन ट्यूनिंग हो, ट्रायल एंड एरर के मेथड से कैसे हम कोई नया बिहेवियर जो सीखते हैं, जो मूवमेंट संबंधी बिहेवियर है, जैसे मान लीजिए बॉल को बैट से हिट करना, ये सीखते हैं। ये सारी लर्निंग में भी सेरिबेलम अपना रोल अदा करता है। और पांचवा फंक्शन इसका है कॉग्निटिव फंक्शन, संज्ञानात्मक कार्य। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सेरिबेलम के बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं सेरिब्रम से, यानी हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के काफी हिस्सों से सेरिबेलम कनेक्टेड होता है। इस वजह से सेरिबेलम मुख्यतः तो जाना जाता है मोटर कंट्रोल के लिए, लेकिन इसके कुछ कार्य संज्ञानात्मक किस्म के भी होते हैं, जैसे भाषा संबंधी कार्य। तो बेसल गैंग्लिया की ही तरह सेरिबेलम यूं तो जाना जाता है कि वो मोटर फंक्शनिंग कंट्रोल करता है, लेकिन मोटर फंक्शन के अतिरिक्त भी इसके कुछ कार्य हैं, जैसे कि कॉग्निटिव फंक्शंस, जो कि उतने ज्यादा अभी शोध में नहीं पाए गए हैं, इतने शोध इस पे नहीं हुए हैं कि गहराई से समझा जा सके कि कितने प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य हैं इसके और क्या करता है विशिष्ट तौर पे। लेकिन इस पर जानकारी आती जा रही है, नए शोध होते जा रहे हैं और इससे पता चला है कि भाषा संबंधी कुछ कार्यों में इसकी भूमिका होती है। अब सेरिबेलम में अगर डैमेज हो जाए तो क्या लक्षण देखने में आएंगे? तो क्योंकि सेरिबेलम मूवमेंट से बहुत ज्यादा करीबी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर सेरिबेलम में डैमेज होगा तो मूवमेंट सबसे पहले प्रभावित होगा या मसल्स पे जो कंट्रोल है बॉडी का वो सफर करेगा। तो इसके मुख्य लक्षण जो आते हैं जब सेरिबेलम डैमेज होता है वो है कि मसल्स का कंट्रोल कम होने लगता है, मसल्स पे बॉडी कंट्रोल नहीं रह जाता और कोऑर्डिनेशन मसल्स का गड़बड़ होने लगता है। चलने में दिक्कत आएगी, मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी शरीर के, बोलने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि बोलने में भी कई सारी मसल्स लगती हैं और वो एक निश्चित क्रम में काम करती हैं, एक कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, तब आप सही उच्चारण कर पाते हैं चीज़ों का। तो वो भी मसल्स का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, सही नहीं काम करता, क्योंकि सेरिबेलम डैमेज हो चुका है। तो ये भी एक दिक्कत आती है। आई मूवमेंट सही नहीं रह जाते क्योंकि आईज़ भी मूव करने में मसल्स लग रही हैं, मसल्स के कोऑर्डिनेशन से मूवमेंट हो रहा है और वो चीज़ नहीं कंट्रोल हो पाती सेरिबेलम डैमेज होने की वजह से। तो आई मूवमेंट्स भी असामान्य हो जाते हैं। और एक लक्षण सेरिबेलम का जो देखा जाता है वो है हेडेक, सिर दर्द बना रहता है व्यक्ति को। तो पहला बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो प्रमुख लक्षण जो है सेरिबेलम काम नहीं करने का या सेरिबेलम में डैमेज होने का, उसे नाम दिया जाता है अटैक्सिया। अटैक्सिया का मतलब है कि मसल्स का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल खराब हो जाता है। और ये क्यों हो सकता है, क्या कारण होंगे इसके पीछे? तो ब्रेन का ट्यूमर, सेरिबेलम में कोई ट्यूमर हो गया हो, कोई वायरस वहां पे इफेक्ट कर दे, तो इस तरह के लक्षण आ सकते हैं अटैक्सिया वाले। सबसे पहला लक्षण जो बाहरी तौर पे दिखाई देता है अटैक्सिया का वो है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी मसल्स का जो आप कोऑर्डिनेशन करते हैं कोई मूवमेंट करने के लिए, वो कोऑर्डिनेशन नहीं दिखेगा और जल्दी ही फिर आपको स्पीच डिफिकल्टीज भी दिखने लग जाती है, यानी बोलने करने में भी कठिनाई दिखने लग जाती है। अन्य लक्षण जो है अटैक्सिया के, ब्लरी विजन, आपको धुंधला दिखने लगता है, साफ नहीं दिखता है क्योंकि आई मूवमेंट सही प्रकार से हो नहीं पा रहा है। जब तक आप आईज अपनी फोकस नहीं करेंगे किस चीज पे, वो चीजें साफ दिखेंगी नहीं, तो विजन ब्लरी हो जाता है। डिफिकल्टी swallowing, खाना निगलने में भी दिक्कत होती है क्योंकि वहां भी मसल्स लग रहे हैं,
ये भी मूवमेंट जो हो रहा है बॉडी के अंदरूनी मूवमेंट्स हो चाहे बाहरी मूवमेंट्स हो, मसल्स का कोऑर्डिनेशन तो लग ही रहा है हर जगह, और वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेरिबेलम में डैमेज हो गया है। तो उसकी वजह से खाना निगलने में भी दिक्कत होती है, व्यक्ति को थकान बनी रहती है, मसल्स पे कंट्रोल करने में, बारीक मूवमेंट्स करने में दिक्कत आती है, और साथ ही उसकी थिंकिंग भी प्रभावित होती है, उसके सोच पर प्रभाव पड़ता है, उसका मूड ठीक नहीं रहता है। ये सारे लक्षण अटैक्सिया में देखे जाते हैं। क्योंकि शरीर का किसी भी प्रकार का मूवमेंट जो होता है उसमें ये शामिल है कि कई सारे मसल्स एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें। तो जिन लोगों में सेरिबेलम डैमेज हो जाता है वो ये स्मूथ मूवमेंट नहीं कर पाते, जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं वो स्मूथ नहीं होंगे, वो टुकड़ों टुकड़ों में टूटे हुए मूवमेंट्स होंगे। जैसे मान लीजिए एक आम इंसान को कहा जाए कि उसको अपनी इंडेक्स फिंगर से, अपनी पहली उंगली से अपनी नाक को टच करना है, तो वो आराम से कर लेगा, एक बार में स्मूथ मोशन में ये चीज करेगा। लेकिन कोई ऐसा पेशेंट जिसका सेरिबेलम डैमेज हो गया, वो क्या करेगा? पहले अपना शोल्डर का मूवमेंट करेगा, कंधा मूव करेगा, फिर अपने बाजू मूव करेगा, फिर अपनी कलाई मूव करेगा, फिर उँगली मूव करेगा। तो ये टुकड़ों में चीज़ें होंगी, एक साथ नहीं होंगी। जबकि एक नॉर्मल इंसान ये सारे मसल्स को एक साथ ही कोऑर्डिनेशन में मूव कर पाता है। तो मूवमेंट्स जो होंगे सेरिबेलम डैमेज में वो ब्रेक हो जाते हैं, टुकड़ों में होते हैं, न कि स्मूथ मोशन में। दूसरा लक्षण जो सेरिबेलम डैमेज का आता है वो है इंटेंशन ट्रिमर। ये नाम इसलिए है इंटेंशन ट्रिमर क्योंकि इंटेंशनली आप जो मूवमेंट करते हैं, अपनी स्वेच्छा से जो मूवमेंट करते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट, उसमें ये देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर सेरिबेलम डैमेज हो गया है, तो ऐसा जो पेशेंट होगा जिसका सेरिबेलम डैमेज है, वो जब कोई चीज को अप्रोच करेगा, जैसे कोई सामान है, सपोज कोई कप रखा हुआ है और वो अपना हाथ बढ़ाता है कप पकड़ने के लिए, तो वहां तक, कप के पास तक हाथ ले जाने में तो वो सीधा डायरेक्ट मोशन कर पाता है। लेकिन जैसे ही कप के करीब उसका हाथ पहुंचता है, उसके हाथ में एक कंपन आने लगती है, और वो फिर अपना हाथ थोड़ा-सा आगे, पीछे एडजस्ट करता है। वो सही से आकलन नहीं कर पाता कि कप को उठाने में कितना डिस्टेंस हमें और मूव करना है। तो ये इंटेंशन ट्रिमर है, जो कि कप तक पहुँचने में जो मेजर मोशन हुआ, उसमें नहीं था ये कंपन हाथों में। लेकिन जब उस चीज़ के पास पहुँच गए जिसको हमें कॉन्टैक्ट करना है या उठाना है, तो वहाँ जाकर फिर हाथों में कंपन आने लगता है। एक तीसरी समस्या जो सेरिबेलम डैमेज में आती है, उसका नाम है डिसडायडोकोकाइनेशिया। तो डिसडायडोकोकाइनेशिया में क्या होता है कि पेशेंट्स जो ऐसे कोई मूवमेंट्स हैं जिसको बहुत जल्दी-जल्दी बदलना है, ऐसे रैपिडली बदलने वाले मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक आम इंसान से कहा जाए कि किसी टेबल या मेज पर आप अपना हाथ जल्दी-जल्दी पलटें, मतलब टेबल पर अपना हाथ, पंजा आपका जो है हाथ का, हथेली जो है, उसको पहले सीधे रखिए, फिर उल्टा करें, फिर सीधे, उल्टा, मतलब ये रैपिडली चेंज होने वाला मूवमेंट है। इस तरह का मूवमेंट बार-बार, जल्दी-जल्दी, लगातार करने के लिए बोला जाए, तो ऐसे पेशेंट्स जिनका सेरिबेलम डैमेज हो गया, वो नहीं कर पाएँगे। इसी तरह मान लीजिए जैसे एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ी का कोई स्टेप है, उस पे आपको चढ़ना-उतरना है, चढ़ना-उतरना है, जल्दी-जल्दी ये मूवमेंट करना है। तो ये रैपिडली, तेज़ी से बदलने वाले मूवमेंट्स हैं। आगे-पीछे, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स। ऐसे मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं वैसे पेशेंट जिनका सेरिबेलम में डैमेज हुआ है। और इस कंडीशन को कहते हैं डिसडायडोकोकाइनेशिया। सेरिबेलम के पेशेंट्स में मोटर लर्निंग में भी कमी आती है, और कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुए हैं जो दिखाते हैं कि मोटर लर्निंग में कमी आती है जब सेरिबेलम डैमेज हो जाए, न सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों में भी। इसका एक उदाहरण है वेस्टिब्यूलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि जब आपका सिर घूमता है या किसी मोशन में होता है, तब भी आप अपनी नजर जिस चीज को देख रहे हैं उस पर टिकाए रहें। तो आपका सर घूम रहा है तो जाहिर सी बात है आंखों का भी पोजीशन चेंज होगा, पर आप अपनी नजर, अपना गेज बनाए रखते हैं किसी एक चीज पर। तो ये होता कैसे है कि जो वेस्टिबुलर सिग्नल्स हैं, वेस्टिबुलर सिस्टम से जो आपके कानों में स्थित होता है, उससे आपके सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हेड की पोजीशन चेंज हुई, हेड मूव कर रहा है, सिर आपका घूम रहा है, मूव कर रहा है।
तो सेरिबेलम को इंस्ट्रक्शन मिलता है, सिग्नल मिलता है कि आईज़ के मसल्स भी साथ में उसके मूव करेंगे, सर मूव कर रहा है तो आँखें भी घूमेंगी, लेकिन आईज़ के मसल्स को फ़ोकस्ड रखो जो चीज़ हम देख रहे हैं उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए किसी से हम बात कर रहे हैं, उसकी आँखों में देख रहे हैं, लेकिन साथ में सिर भी हिला रहे हैं उसकी बातों पे हाँ, हाँ, ऐसे करके ऊपर-नीचे सर हिला रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सर हमारा मूव कर रहा है, लेकिन आँखें फिर भी उसकी आँखों में देखती रहती हैं। यही है वेस्टिब्यूलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, ये ऑटोमैटिकली होता है। तो वेस्टिबुलर सिग्नल्स जब भेजता है वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे सेरिबेलम को बताते हुए कि हेड मूव कर रहा है तो आईज के मसल्स भी मूव करेंगे, पर आईज के मसल्स को मूव नहीं करवाना है, फोकस रखना है किसी चीज पर। तो ये होता है वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। ये भी मोटर लर्निंग है एक तरह की, और ये नहीं हो पाता है, इन चीजों में कमी आती है जब आपका सेरिबेलम डैमेज हो तो। धन्यवाद।